रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन और समय है आपको एक पैनल से मिलाने का, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चर्चा करने का और जो आप लोगों के डाउट्स हैं उसे डिस्पेल करने का। कई दिनों से एक हेजिटेंसी वैक्सीन को लेके, इसके जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि हमने बहुत मेहनत से गवर्नमेंट को सेपरेट सेंटर बनाने के लिए कहा, गवर्नमेंट ने हमारी बात भी मानी। कई जगह डोर टू डोर कैंपेन चला वैक्सीन के लिए फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कई लोगों की शिकायतें हैं कि जब हम घरों में जाते हैं, जिनके घर डिसेबल्ड भी होता है, वो मना कर देते हैं कि हमारे घर कोई डिसेबल्ड नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि बहुत सारे डिसेबल्ड घरों से निकल नहीं रहे हैं, वैक्सीन लगाने आ नहीं रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या इन रिपोर्ट्स में कोई दम है? क्या ये सही टाइम है वैक्सीनेशन का? क्या हमें वेट करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है? जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे आज के शो में उन्हें शामिल करें और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा वर्दी डॉक्टर्स का पैनल है, सब प्रोफेशनल्स हैं। इनमें से डॉक्टर्स वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं, क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो उनकी राय बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो हमें लगा कि ये शो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे हमारी कम्युनिटी के लिए। तो उम्मीद है कि इस शो को सुनकर आपके कई डाउट दूर होंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनको वैक्सीनेशन से जो वैक्सीन लगवाने में हेजिटेंट हैं, जिन्हें कोई हेजिटेंसी है किसी भी तरह की। तो हमारे डॉक्टर्स की क्या राय है, हम आज इस शो में जानेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र, हमारे साथ डॉक्टर मोनिका हैं, हमारे साथ डॉक्टर शरद फिलिप है, हमारे साथ डॉक्टर श्रीनिवास कोहली हैं, हमारे साथ डॉक्टर विपिन है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे शुरू करते हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द लिसनर्स। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम वैक्सीन हेजिटेंसी पे आए, क्योंकि आप एक डिसेबिलिटी सेक्टर का बड़ा नाम है आप, तो कितनी मेहनत लगती है एडवोकेसी करने में? जैसे डोर टू डोर कैंपेन की चाहे बात हो वैक्सीनेशन के लिए, चाहे सेपरेट सेंटर की हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि इसके पीछे कितनी एफर्ट्स होती हैं। थैंक यू दानिश। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली से, डिसेबिलिटी ऑफ चेंज का, जिसमें हमारे साथ हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स विद डिसेबिलिटी, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, फिजियोथेरेपिस्ट। तो जो आपने मुद्दा उठाया बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ये महामारी पेंडेमिक पूरा फैला हुआ है और अब भारत ने, आत्मनिर्भर भारत ने वैक्सीन भी बना ली है और अब हमारे पास 2 वैक्सीन के अलावा स्पुतनिक भी आ गई है। लेकिन जो प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे हैं अभी यहाँ पर, कि अभी भी बहुत सारे विकलांग लोग हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं मिल पाया है। तो इसी बारे में आज हम इकट्ठे हुए हम बात करना चाहेंगे इसी बात पर कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी अगर है तो क्यों है। क्योंकि हमारे पास जो सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम सबको वैक्सीन भी लगा हुआ है, हम सबको डिसेबिलिटीज़ भी हैं। तो हम यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि अगर जो क्वेरीज हैं आप लोगों की हैं, हम उनको काफ़ी हद तक समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दानिश जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता था कि एडवोकेसी के बारे में जो मेरा सवाल था, बिल्कुल हम वैक्सीनेशन पे ही आएंगे लोड के द्वारा, तो कितनी एफर्ट्स लगती है गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एडवोकेसी का। पहली बात तो इसमें ये है कि पिछले साल का अगर हम एग्जांपल लें, जब पहली वेव आई थी 2020 में, तो कोविड सबके लिए नया था और ऑफ कोर्स हम पीपल विद डिसेबिलिटीज वर द वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। लेकिन जब ट्रायल्स हो रहे थे वैक्सीन बनने के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रिसर्च हो रही है मानव कल्याण के लिए, तो उसमें बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सबसे पिछड़े तबके के हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाए। बट किसी भी ट्रायल में वैक्सीन के, कोविड वैक्सीन के, डिसेबल लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सिमिलरली प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इसलिए अभी भी
प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में भी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हैं कि क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। दूसरी बात अगर आप देखें तो हमारी एज ए कम्युनिटी हो अगेंस्ट MMR वैक्सीन या जो पुरानी रिसर्च हो, अगर नाजी ज़माने से हम देखें तो चिल्ड्रंस विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वर द फर्स्ट वन टू बी यूथेनाइज्ड। उसके बाद जो ट्रायल्स हेपेटाइटिस के बी के बारे में भी हुए, विलोबुक ट्रायल 14 साल तक, उसमें भी जो बौद्धिक विकलांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे थे उन पर हेपेटाइटिस बी दिया गया उसके इफेक्ट को जानने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट वेव की बात करें तो इनफैक्ट काफ़ी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में जो कि मेडिकल डॉक्टर्स की भी अगर आप बात करें तो हमारे भी कंसर्न्स थे, चाहे अगर जैसे मुझे पोलियो है, एक पोस्ट पोलियो सिंड्रोम एक एंटिटी होता है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको न्यूरोलॉजी आती। लेकिन अगर हम जो सेकेंड वेव हमने देखा है, सेकेंड वेव में कुछ म्यूटेशंस भी आए हैं तो ये वायरस और स्ट्रॉन्ग हो गया है, काफ़ी ज़्यादा जाने गई हैं अगर आप सेकेंड वेव में देखी। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा कि अगर आप बात करें कि प्रोबेबली क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हो सकता है मेरे घर में क्योंकि मेरी बीवी को, मेरे बेटे को कोविड वैक्सीन हुआ था, शायद मेरी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आई होगी, लेकिन जो आपकी सीवियरिटी है सिम्टम्स के वो वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाती है, मोर्टेलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो आई थिंक और हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसको अगर हम लेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो अगर हमें खुदा ना करे हो भी जाए अगर कोविड-19 तो उसकी सीवियरिटी काफ़ी कम होगी। तो इसीलिए लोगों को ये जो उनमें भय का वातावरण है और जो उनके कंसर्न्स में हमारी काफ़ी जानकारी, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, पब्लिश्ड हुई हैं, हमारी जानकारी काफ़ी बढ़ गई है और हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद की चीज़ है, स्पेसिफिकली हम लोगों के लिए जो कि हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस कोविड-19। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और इस डिस्कशन को कंडक्ट करवाने में भी आपकी अहम भूमिका है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। डॉक्टर मोनिका जी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो आप हमारे लिसनर्स के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और जो मेरे सवाल है आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने भी वैक्सीनेशन करवाया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपके हिसाब से ये हेजिटेंसी क्यों है? थैंक यू दानिश जी, और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। आज इस माध्यम से मैं आप सबके सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हूँ। प्रेजेंटली मैं कोवैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटर हुआ था। जब मेरा वैक्सीनेशन की डेट थी उस टाइम पे वो मिस हो गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, तो मैं उस चीज़ को नहीं लगवा पाई थी। और जैसे कि डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया कि ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशंस हमें थोड़ा हेसिटेंसी थी। मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम काइफोस्कोलियोसिस, उसमें हमारे लंग्स कॉम्प्रोमाइज थे, तो इवन आई वाज हेसिटेट वेदर आई शुड गो फॉर दिस वन और नॉट। इस चीज़ के लिए मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट आई मीन वैक्सीनेशन के लिए उसी टाइम पे मैं कोविड पॉजिटिव हो गई, आई मीन बिफोर टेकिंग माई जैब, एंड इट वाज नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। मुझे कॉम्प्लिकेशंस भी हुए जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा, और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो मुझे सुपर इम्पोज कॉम्प्लिकेशंस भी हुए। इसलिए मैं डेफिनेटली सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट अपने या फिर उससे भी कम, बट एटलीस्ट बीमारी की सीरियसनेस को जरूर प्रिवेंट करती है। और अगर हम आंकड़े भी देखेंगे तो जितने हेल्थ केयर वर्कर्स लास्ट वेव में, प्रीवियस वेव में अफेक्टेड थे, इस वेव में उससे आंकड़े बहुत कम हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो अच्छी उसमें पॉजिटिव उसमें अफेक्ट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इवन साइंटिफिक रीजन से भी कि वैक्सीनेशन इज लाइक अ पॉजिटिव इफेक्ट और हमें इसको लेना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाई थी, मैं उससे पहले ही पॉजिटिव हो गई थी। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्रीनिवास कोहली जी, आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को और हमें आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन का, क्योंकि लिसनर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली है उनके क्या एक्सपीरियंस है और आपके हिसाब से क्या मेन कॉजेज है हेजिटेंसी के। Good evening, everyone. Myself, Dr. Srinivas Goli. I am working as medical officer in North Delhi Municipal Corporation, and presently I am working in MNC Double Center, New Moti Nagar, which is a CBC also COVID vaccination center. This is my additional charge. And मैंने फरवरी में लगवाया मेरा कोविशील्ड वैक्सीन पहला डोज। उसके बाद मेरे को जस्ट माइल्ड पेन हुआ, पेन ओनली, और इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। उसके बाद
and I'm suffering from PPRP, post polio residual paralysis person हूँ, and I was completed after second dose after 29 days. So right now I'm perfectly all right. No, I don't have any issues, any minor issues also after post vaccination. तो आपके हिसाब से क्यों लोग हेजिटेंसी शो कर रहे हैं? हाँ सर, दिस इज डेफिनेटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस ओनली. तो इसके लिए मैंने व्हेन आई वाज इन मैंने लास्ट 10 दिन से मैं ये कंडक्ट कर रहे हमारा जैसा सीवीसी में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में दिल्ली गवर्नमेंट हमको CDVs प्रोवाइड करते हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स. तो आई यूज टू मैं उसको मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि CDVs को जब भी अगर कुछ फ्री है, टाइम नहीं ज्यादा बिजी नहीं है, तो आई यूज टू टेल CDVs टू आप लोकल एरिया में जाओ, डोर टू डोर कैंपेनिंग के प्लेस द पर्सन्स to give the awareness regarding the vaccination, and I used to take the meetings also. Actually it will ये बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट दिया है. मैंने DLF वालों से मीटिंग भी करवाया जी. तो वहाँ पे 1200 अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आपके हिसाब से आंसर है कि लैक ऑफ अवेयरनेस. मैं आऊंगा कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो जब उस राउंड में हम आएंगे तो मैं आपसे डिटेल में जानूंगा. डॉक्टर शरद फिलिप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. तो आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो क्या साइकोलॉजी है लोगों की कि क्यों लोग वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंट हैं, तो आपको इसके क्या रीजंस लगते हैं? नमस्कार दानिश सर, थैंक यू सर, आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया. मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ. मेरा नाम शरद है और मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ. जैसे कि सर ने बताया, मैं साइकेट्रिस्ट, साथ में मैं फैमिली मेडिसिन भी प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं यहाँ बेंगलोर में काम करता हूँ. तो जैसा कि सर आपने बताया और डॉक्टर श्रीनिवास ने भी अभी उसका जिक्र किया कि लोगों की जो अवेयरनेस है, जो जिसके बारे में जो जानकारी है, जो वैक्सीन के बारे में, उसकी शायद किसी हद तक एक कमी है. अलग अलग स्टडीज में अलग अलग कारण भी देखे गए हैं. तो जैसे आपने मुझे पूछा साइकोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा मैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ. तो एक तो है कि जैसे देखते हैं, लोग समझते हैं कि जानकारी नहीं है, या फिर अगर जानकारी होती इसका मतलब है कि वो जरूर वैक्सीन ले लेते. पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जानकार होते हुए भी उनके मन में शंका रहती है. जैसे कि डॉक्टर सत्येंद्र पहले बोले थे कि देखिए जो ट्रायल्स होती हैं उनमें विकलांग लोग शामिल नहीं होते, उनमें किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको नहीं शामिल किया जाता ऐसे ट्रायल्स में. और दूसरी हद तक आप ये भी देख सकते हैं कि पहले कभी जब ये यूजेनिक्स का मूवमेंट था और जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी कि लोग पीपल विद डिसेबिलिटी को एक अलग तरीके से देख के उनको किसी ना किसी तरीके से निंदा करके वो लोग समाज के भाग नहीं है वैसा समझा जाता था. और मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट उन चीज़ों में शामिल थी, मेडिकल साइंसेज उन चीज़ों में शामिल थी. तो जो मिसट्रस्ट है, एक जो अवेयरनेस की बात हुई है, साथ में एक डाउट की भी मैं बात करना चाहता हूँ कि लोगों के मन में शक रहता है. दूसरा एक है कि जो भरोसा नहीं होता है. हमारी कंट्री में भी बहुत सारी वैक्सीनेशन ड्राइव्स हुई हैं. ऐसा नहीं है कि कोविड-19 पहला वैक्सीन का ड्राइव. हमारी कंट्री में पोलियो की भी वैक्सीनेशन चली है. अगर आप देखें तो पोलियो काफी सारी इतनी सारी जो ड्राइव्स हैं, कितना जो उसका पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग होता है, जो मतलब जन समूह के लिए किस तरीके से उनके स्वास्थ्य के लिए है और कैसे इसका भला सबको मिल सकता है, ये सारी बातें इफेक्टिवली कम्युनिकेट की जाती हैं. मतलब कि जैसे छोटे छोटे एड्स होती थी, टैगलाइंस होती थी, तो इनका जो ये इफेक्टिव मैसेजिंग है, इन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक अवेयरनेस की बात का पूरा कर सकते हैं. जो वहाँ पे हम देखते हैं लोगों की जानकारी और लोगों के निर्णय के बीच में जो फासला देखते हैं, वो काफ़ी हद तक ऐसे कवर की जा सकती है. उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग अभी किसी का भी नंबर डायल करते हैं तो एक पब्लिक हेल्थ मैसेज सुनते हैं. उस हेल्थ मैसेज में सबसे पहले सामाजिक दूरी की बात की जाती थी और फिर हाथ साफ रखने की बात की जाती थी. भीड़ में लोगों से इंटरेक्ट नहीं करने के लिए और भीड़ को अवॉइड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता था. अब उसको बदल के थोड़ा सा उन्होंने वैक्सीन के बारे में किए कि आप भरोसा कीजिए. हमें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है. हमें वैक्सीन के बारे में ना ही सिर्फ नेगेटिव चीजें की हाईलाइट नहीं होनी चाहिए. पॉजिटिव स्टोरीज जैसे अभी मोनिका मैडम बता रही थी और
जैसे कि अभी डॉक्टर श्रीनिवास भी बता रहे थे, ये सारी चीजें हमें हाईलाइट करनी चाहिए। इनसे क्या होता है, जो पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड होता है, इससे लोगों का जो थोड़ा सा जो डाउट सा रहता है वो एक तरीके से डिसीजन में बदल जाता है। आप किसी भी चीज को देखें, अभी ये वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, सिर्फ ऐसा डाइकोटमस नहीं होता है, सिर्फ ये दो राहें नहीं होती हैं। इसके बीच में ना एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट ऑफ पीपल होता है, बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो हैं वो डाउट में रहते हैं। तो ऐसा जब होता है तो व्हाट वी नीड टू डू इज थोड़े से और पॉजिटिव नैरेटिव्स देख के, थोड़ी और एनकरेजमेंट देख के, जैसे कि अभी डॉक्टर श्रीनिवास जैसे बहुत अच्छी बात ये कर रहे थे कि डोर टू डोर कैंपेन करना, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अलग से सेंटर का क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे, जहाँ पे विकलांग लोग जाके अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत यूजफुल और उपयोगी है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव नैरेटिव बाहर आना चाहिए, और नेगेटिविटी के ऊपर जितना पॉजिटिव हम एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे वो उतना लाभदायक होगा। वो मैं इसके बाद में बिल्कुल इसके बाद मैं उसी पे ही आऊंगा जी। डॉक्टर विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड सेम क्वेश्चन फॉर यू कि आपका वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस और हेजिटेंसी के मुख्य कारण। यस दानिश, मेरा नाम बिपिन अमीन है। इट इज बी फॉर बॉम्बे। मैं एक इंटरनल मेडिसिन यानी कि एक फिजिशियन हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, और मैं गुजरात का कोविड नोडल ऑफिसर हूँ स्टेट के लिए। दानिश, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि एक्चुअली आपने ऑलरेडी डिफाइन किया जब ऑडियो सेशन शुरू हुआ। वैक्सीन हेजिटेंसी को अगर डेफिनेशन में डाले तो वैक्सीन अवेलेबल है, फिर भी एक मेंटल रिफ्यूजल है कि मुझे ये नहीं लेना है, या तो उसको स्वीकार नहीं कर सकते और या तो उसमें डिले हो रहा है। अब हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि एडवोकेसी के जैसे सत्येंद्र ने जो बोला, अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स ने जो बोला कि भाई ये इतने फैक्टर है। एक्चुअली जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो जब से पहले वैक्सीन की एक साइंटिफिक खोज हुई थी तब से है, क्योंकि जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव है ऐसी एक एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव भी है जो एक मिसगाइड करती। और एक सिंपल सा रूल है, एक 3C जो अल्फाबेट है अपना ABC का 3C, उसमें सबसे पहला C आता है कन्वीनियंस, कि भाई वैक्सीन की हेजिटेंसी के कन्वीनियंस है कि नहीं। और बहुत अच्छा काम किया जो डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटी जो अपने लीडर है सत्येंद्र जी ने, कि उसको अवेलेबिलिटी और प्रायोरिटी ग्रुप में डाला, तो कन्वीनियंस हो गया अपने स्पेशली एबल पीपल के लिए। तो अपने को भी एक्सेस है और कन्वीनियंस। पहले कन्वीनियंट नहीं था और शुरुआत हुई इंडिया में कि वैक्सीन ही नहीं था। जब वैक्सीन हुआ और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए कन्वीनियंस हुआ, एक्सेस अपना अवेलेबल है, प्रायोरिटी अवेलेबल है, तो कन्वीनियंस का अभी वो इश्यू नहीं रहना चाहिए। सो दैट इज फर्स्ट C। सेकंड C इज अ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो वैक्सीन जिसको लेना है वो मेंटली क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अगर है उसके पास तो वो सही नहीं है। और मैं एक लाइटर मोमेंट में हमेशा यूज करता हूँ द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आजकल वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है वो सही नहीं होती है, इसीलिए लेक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस लिए सही जानकारी, जैसे डॉक्टर ने पहले बताया, सही अवेयरनेस, परफेक्ट अवेयरनेस साइंटिफिक बेस पर एक करना बहुत जरूरी है। तो एक सेकंड C हो गया। और थर्ड C इज अ कॉम्प्लेसेंसी। डिसेबल जो भाई श्रोता लोग हैं वो अपने जान ले कि ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं तो बाहर ही नहीं जाता हूं, मेरे को जरूरत नहीं। बरोबर, वल्नरेबल है तो उसमें मैं भी आ जाता हूं। जैसे मैंने एक फर्स्ट डोज लिया था, सेकेंड डोज के पहले मैं खुद पॉजिटिव हो गया, और अल्टीमेटली 50 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया। ठीक है, तो मैं सीरियस नहीं हुआ। तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मैं लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है मेरी, आई एम अ पोलियो सर्वाइवल विद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम विद 90% डिसेबिलिटी, और मैं अभी 16-18 घंटे काम करता हूँ। तो एक जो कॉम्प्लेसेंसी है कि वैक्सीन अवेलेबल है, नीड का भी पता है, फिर भी चलता है, नहीं लोगे हमें कुछ नहीं होने। तो ये 3 चीज, दीज आर द 3 मेन फैक्टर। अभी फॉर्चुनेटली हमारे पास कन्वीनियंस है, कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखानी है, और अच्छा नॉलेज होता है।
तो वैक्सीन हेजिटेंसी से या तो वैक्सीन लेने से घबराना नहीं चाहिए, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन जो भी आता है। तो मेरा यही मानना है कि हम एक ठीक से एडवोकेसी करें साइंटिफिक बेस पर। जैसे हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है हमारे इंस्टीट्यूट का, उसमें प्री वैक्सीनेशन काउंसिल का एक रूम रखे। जो लोग साथ में आते हैं कि भाई मैं तो मेरे पिताजी को वैक्सीन के लिए आया हूं, मुझे नहीं लेना है, या तो मेरे रिश्तेदार को, हम उसको स्पेसिफिक काउंसलिंग करते हैं और इट वर्क्स। तो दीज आर माय थॉट्स अबाउट द वैक्सीन हेजिटेंसी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी एक राउंड करते हैं अफवाहें, उसके बाद हम करेंगे कि क्यों वैक्सीन जरूरी है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फैमिली के लिए, और लास्ट राउंड हम करेंगे कि इसको कैसे किन एफर्ट से दूर किया जा सकता है। अब हम एक राउंड करते हैं अफवाहें। डॉक्टर सतेंद्र जी, बहुत सारी रूरल एरिया में अफवाहें हैं। एक सवाल के साथ, एक पहला मेरा सवाल सबके लिए ये रहेगा कि WHO ने कहीं नहीं कहा कि वैक्सीन का नुकसान है, आप ना लगवाएं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ICMR ने नहीं कहा कुछ भी, हमारे सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं कहा, हमारे स्टेट के किसी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं कहा। लेकिन फिर भी जो व्हाट्सअप का नैरेटिव है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का जो सोशल मीडिया पे, वो लोगों पे ज़्यादा हैवी हो रहा है बनस्पत जो पॉजिटिव न्यूज़ हम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है आपको लगता है? और पहली अफवाह, वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, कोरोना और वैक्सीन दोनों पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए है। हाँ दानिश जी, बिल्कुल सही आपने बात उठाई कि जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जैसे डॉक्टर विपिन ने भी कहा, सर ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोबाइल फ़ोन से काफ़ी जो हो गया कम्युनिकेशन की एक ईज़ ऑफ एक्सेस हो गई। कोई भी आपको मैसेज है फॉरवर्ड करना है, 2 सेकंड नहीं लगते, आप यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक हमारी भी ये मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, क्या हमने उस मैसेज को चेक किया है, काउंटर चेक किया है, वेरीफाई किया है कि क्या वो सच है भी या नहीं है। और इसको जो फीडअप करता है आई थिंक वो ये है कि अगर आप हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे बैरियर्स हैं। जब मैं बैरियर्स की बात करता हूँ तो आपने ICMR की बात की। अब ICMR एक देखा जाए तो एक रिसर्च बॉडी है। पुणे में भारत का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, इन्फेक्शियस डिजीज़ पे काम करता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी कोविड-19 की होनी चाहिए थी, वो उनकी होनी चाहिए थी, ना कि एक इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ रिसर्च में ही लगे। दूसरी बात, अगर आप देखें कि क्या कोई हमारे पास ऐसा गाइडेंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या आपकी ICMR या जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड है, NEGVAC, इनमें से किसी ने भी क्या अभी तक कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हाउ टू प्रिवेंट कोरोना फॉर एंड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज रिलीज़ किया? नहीं किया। ICMR ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, लेकिन उस पर जब लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि ये प्लेगराइज्ड है, कॉपी पेस्ट है दूसरे डॉक्यूमेंट से, तो बड़े सन्नाटे से उस डॉक्यूमेंट को ICMR की वेबसाइट से हटा लिया गया। और ICMR ने कहा कि हमने ऐसा कोई रिपोर्ट हमने नहीं पब्लिश की। लेकिन वही रिपोर्ट, वही सेम रिपोर्ट 2 स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की राज्य की वेबसाइट पर मिली हुई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए कोई स्पेसिफिक एफर्ट्स हुए ही नहीं। इतने सारे जो आप देखिए, आप हेल्थ मिनिस्टर के जो डेली अपडेट्स आती हैं या डेली बुलेटिन भी जो आता है कोविड के बारे में, इसमें से कितना है जो साइन लैंग्वेज एक्सेसिबल है। कोविड जो वैक्सीन की हम बात करें तो वैक्सीन की जो पूरी अवेलेबिलिटी है वो आपके कोविन ऐप पर है। क्या कोविन ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुगम्य है? बिल्कुल नहीं, आप उस पर कर ही नहीं सकते लॉगिन। तो आप पूरी की पूरी बात करें कि पूरा का पूरा आप ऊपर से देखें फ्रॉम अ टॉप व्यू, तो आपको देखेगा कि हमारे पास जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी कमी है। आप कहाँ पर जाकर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें? इसीलिए ये जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। अगर आप रूरल एरिया में आप जाएँ, अगर हिंदुस्तान में जो आप देखें 69.9% 70% जो विकलांग लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में, गाँवों में रहते हैं। गाँवों में जैसे मैं अपने गाँव में गया था, दूसरे मैंने गाँव में भी देखा वहाँ क्या माहौल है। अगर मैं पिछले सितंबर की बात करूँ तो वहाँ पर लोग कहते थे कि कोरोना तो सिर्फ शहरों में होता है, गाँव में आया ही नहीं। लेकिन सेकेंड वेव ने हमें दिखा दिया कि ये हर जगह फैला। तो ये जो सारी भ्रांतियाँ हैं, एक डिजिटल डिवाइड भारत सरकार ने पैदा कर दिया है कि सिर्फ आप कोविड, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है तो आपको वैक्सीन मिल सकता है, ना नहीं तो आपको नहीं मिल सकता। बहुत सारे विकलांग लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, जेन्युइन रीजंस हैं, चाहे आपके पास चाहे सेरेब्रल पॉलिसी हो जिसमें स्पास्टिसिटी हो, चाहे लेप्रेसी अफेक्टेड लोग हों जिनके हाथ या अंगूठे नहीं हैं,
चाहे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं, जो अपना आईरिस स्कैन नहीं करा सकते, इन सबका आधार कार्ड नहीं बना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अभी तक दिल्ली में जो बड़ी मुश्किल से एडवोकेसी से 11 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर एक्सक्लूसिव सेंटर्स बने हैं। पहली बात तो एक्सक्लूसिव होने नहीं चाहिए थे, इंक्लूसिव होने चाहिए। जो ये बन भी गए हैं सारे के सारे हमारे जो 11 सेंटर्स हैं, यहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम। इसके बारे में कौन सा दिल्ली का मिनिस्टर है, चाहे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, क्या इनकी मोहल्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टीवी पर आके बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, कैसे आप आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे ज्ञान पूरा बट रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक ज्ञान आना चाहिए रिसोर्स पर्सन से, जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन सुगम्य माध्यम से एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे पास आती है हम उसी को मान लेते हैं कि यही सच्चाई है, और यही प्रॉब्लम है कि लोगों में इतने सारे जो हम देख रहे हैं वैक्सीन एफिशिएंसी का जो नंबर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द अफवाह, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है? ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बड़ी जेन्युइन अफवाह फैली हुई है। जेन्युइन इन द सेंस कि मतलब काफ़ी सुना है मैंने, फैली हुई है। उसके अलावा लोग बोलते हैं चीन ने वायरस भेजा है, वहाँ से आया हुआ है, उसको लिंक करते हैं आपकी नेशनैलिटी से, तो वो आप वो वाला अपवाद बनाते हैं कि यू आर इंटरनेशनल। उसके बाद मैंने ये भी सुना है बहुत सारे मतलब एक और अफवाह जो आई है वो ये है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को कम करता है। अरे आप तो फिर शो होस्ट कर लोगे ना, मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे। तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल पे ही बोलिए ना। जी मुझे पता नहीं था ना, मेरी जितनी अब मेरे मैं आपको पता है वही मैं बता रहा हूँ। तो ये मिथ है, मतलब इसको आप कैसे, इस अफवाह को कैसे खंडित करते हैं, या व्हाट इज योर व्यू? नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इस बात का कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का माध्यम है। ये सब अफवाह है, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, आप हमारी बात को मानिए। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं सुनता हूँ कि मतलब ऐसी ऐसी अफवाहें, मतलब किस किस लेवल की अफवाहें हमारे समाज में फैली हुई हैं, भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के माध्यम से ये कोई उस ज़माने के, ये 1975 में जो एक इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी सरकार में, उसमें भी कहा गया था कि वेसेक्टमी के बारे में यही नसबंदी के लिए ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई थी कि मतलब ये एक तरीका था। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में, आज के बाद हम जब बात कर रहे हैं, तो हम इस समय एक वैश्विक महामारी में हैं, पैंडेमिक में हैं, महामारी जो फैली हुई है। और इस पैंडेमिक में आई थिंक ऐसे नैरेटिव्स की जगह नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप उसको वेरीफाई कीजिए। एग्जैक्टली, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका जी, पहला सवाल तो एज इट इज रहेगा। दूसरी अफवाह कि डॉक्टर, एक तो मोदी साहब ने और शाह साहब ने कोवैक्सीन लगा ली, वो ज़्यादा बढ़िया है, और हमारे एरिया में कोविशील्ड लग रही है तो हम नहीं लगवाएंगे। कौन सी बढ़िया है, ये एक अफवाह है। दूसरी अफवाह है कि कभी डॉक्टर कहते हैं 28 दिन बाद लगवाओ, कभी कहते हैं 3 महीने बाद लगवाओ, कभी कहते हैं 12 सप्ताह 3 महीने, कभी कहते हैं कि 4 महीने बाद लगवाओ। तो डॉक्टर्स को खुद ही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। जब उनके पास शॉर्टेज होती है, टाइम बढ़ा देते हैं। तो अगर इफ़ दे आर सीरियस, तो वो एक मेथड पे क्यों नहीं चल रहे, और नेतागण अपने लिए कोवैक्सीन और दूसरों के लिए कोविशील्ड क्यों लगवा रहे हैं? डॉक्टर मोनिका। दानिश जी, इस चीज़ के तो कोई जैसे डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया कि हम वेरीफाई नहीं करते सोर्सेस को। एग्जैक्टली और इस चीज़ के उसको बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी अफवाहें चलती रहती हैं। वो उनको रूप देते हैं रिलीजन के माध्यम से, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, और तो थोड़ी रूरल एंड अर्बन उसको भी सेपरेट कर देते हैं। तो बेसिकली जितने भी गाइडलाइंस आती हैं वो पूरा वेरीफाइड और साइंटिफिक तरीके से एक कमेटी के थ्रू पास होकर आती हैं। और जब भी इन गाइडलाइंस को फॉलो करना हो तो इन प्रोटोकॉल्स को, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही फॉलो किया जाता है, जो किसी चीज को के लिए पर्टिकुलर पर्संस को डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया जाता बेसिकली। और जितनी हेसिटेंसी या फिर इसको मिथ्स कह सकते हैं, तो मोस्टली मोटे मोटे जो कारण हैं लोगों के, वो यही है वैक्सीन कौन सी लगवाए और कौन सी नहीं। जो जितना भी सोशल मीडिया पे उसकी एफिशिएंसी की P5 95% है, ये है। बट उसके साथ साथ बहुत सारी और भी जुड़ी हुई चीजें हैं। अवेलेबिलिटी, लाइक हमारे देश में कौन सा अवेलेबल है अभी, एटलीस्ट गो फॉर दैट वन। सेकंड है कोविड होना, और उसके साथ फिर वैक्सीनेशन कैसे करवाना है। मुझे तो कोविड हो गया है, अब मुझे नहीं हो सकता, ये भी अफवाहें हैं, मतलब मिथ्स हैं लोगों के, जो कि क्लियर वही है कि अवेयरनेस के थ्रू इसको क्लियर करना पड़ेगा।
जैसे अभी एज पर द गाइडलाइंस कोवैक्सीन जो है 4 to 6 वीक्स पहली डोज के 4 to 6 वीक्स पे हमें सेकंड बूस्टर डोज देना है। और कोविशील्ड का एज पर द डाटा साइंटिफिक बेस्ड जो पूरे रिसर्च के बाद जो सबमिटेड हुआ है उसमें 12 to 16 वीक्स के गैप के बाद देना सेकेंड डोज। और तीसरा है कि मतलब क्या विदेशी वैक्सीन का इंतजार करें या देसी लगवाएं, ये बहुत सारे अभी इश्यूज चल रहे हैं दानिश जी। जब तक विदेशी नहीं है जब तक देसी भी लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए। जो अवेलेबल है हमें एटलीस्ट उसको तो ऑप्ट करें। बेसिकली देशी हो भी हमारे, देखिए अभी जैसे यूएस ने अभी जो भी वैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं उनको मास्क हटाने के लिए बोल दिया है, बट हर एक देश का अपनी एक सिचुएशन होती है। उनके देश की सिचुएशन अलग है, हमारे देश की सिचुएशंस अलग है, तो हमें जो है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। और रहा बात वैक्सीन कौन सी नहीं लगवाएं, कौन सी लगे, हमारे पास मोटे मोटे जो अभी तक रीजंस है 3 जिनको नहीं लगवाना, पहले हम उन पर जाते हैं। लेस देन 18 ईयर्स, क्योंकि उस पर अभी तक ट्रायल्स नहीं हुए हैं और उसका कोई भी डाटा अभी तक सबमिटेड नहीं है। प्रेग्नेंट विमेन्स, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया, अभी उन पर कोई भी अभी तक ट्रायल नहीं हुआ, उसका कोई डाटा नहीं है, इसलिए हमें उन पर अभी उनके लिए वैक्सीन नहीं है। थर्ड है लैक्टेटिंग विमेन्स, मतलब जो दूध पिलाती हैं माताएं, उनके लिए। और उसके अलावा हर एक सेंटर पे एक डॉक्टर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं स्पेशली सिर्फ जिनको नहीं लगवाना है या फिर मतलब कोई जो हाई रिस्क में है ड्यू टू वैक्सीन, उन लोगों के लिए अलग से रेक्टिफाई करने के लिए। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, उनमें से एक हो सकता है जैसे ब्लड थी, बेसिकली जो प्रोहिबिटेड है वो एंटीकोएगुलेंट या हेमोफेलिया, इन सब चीजों का से अगर कोई ग्रस्त है तो वो एग्जामिन करेगा वहाँ पे अवेलेबल डॉक्टर, और उसी के बाद उसको बेनिफिशियरी को हम मतलब आगे वो किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है विदाउट मतलब हिस्ट्री। किसी भी पर्सन के साथ ऐसा मतलब किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं इंजेक्ट किया जाता है सर। तो बेसिकली अपने मिथ्स जो है लोगों को वो तो कितना भी बढ़ सकते हैं, उसका तो कुछ वो रीजन ही नहीं है। लोग 5G को भी इसके साथ कनेक्ट करते हैं, रेडिएशन को भी करते हैं, इम्यूनिटी को भी करते हैं कि गांव के लोगों में ज्यादा इम्यूनिटी है, शहर के लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती है, या फिर ये जो है हलाल है हराम है, या फिर जो मोदी शाह की बीजेपी की बनाई हुई वैक्सीन है, या फिर कांग्रेस का उठाया हुआ प्रोपोगेंडा है। हमें इन चीजों से हटकर साइंटिफिक चीजों पे फोकस करना चाहिए और अपने जो भी है अपने साइंटिफिक बॉडी उस पर ट्रस्ट करके और इस चीज को के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट। डॉक्टर श्रीनिवास जी, तो आपके व्यूज और तीसरी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इससे सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, ये बहुत है। पंजाब में मैं बता रहा हूँ, मेरे को मैंने जितने लोगों से बात की 20 में से 18 लोग ऐसा कहते हैं। सर देयर इज नो सच डाटा रिगार्डिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी का कम हो जाता है, सेक्सुअल का वो कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो सच डाटा, दिस इज कंप्लीटली अ रूमर एज पर माय नॉलेज। और क्यों नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है पॉजिटिविटी के ऊपर? सब उसको मान रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक डाटा आ रहा है मिनिस्ट्री से, ICMR से, जब WHO से, उसको इग्नोर किया जा रहा है। व्हाट इज योर व्यू? सर दिस इज डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस ओनली। इसके लिए हम IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र सर ने बोला कि इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, स्पेशली इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड इन एक्सेसिबल फॉर्मेट। जैसा PWD वालों को मतलब किसी को ज्यादा एक्सेसिबल नहीं होगा तो the information must be reached to the PWD person in accessible format. कैंपेनिंग काफी हेल्प हो जाता है सर। एब्सोल्युटली, इस पे हम आएंगे, ये बहुत जरूरी पार्ट है, तो इस पे भी आएंगे। डॉक्टर शरद, आपके व्यूज, एक इंटरनेशनल खबरें भी आई हैं और कुछ न्यूज़पेपर में भी आई हैं कि 5 साल बाद शख्स मोर देन मोर उसकी जो वैक्सीन के बाद जिंदगी बचेगी 5 साल। सर एक तो कुछ चीज़ों में मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने ये सवाल रखा, इसका तो मैं बता देता हूँ कि ऐसी कोई स्टडी नहीं होती कि नंबर 1 जो मेडिसिन से आती है, मेडिकल साइंस से आती है, इतनी एग्जैक्ट होकर जो आपको बोल देती है। हर चीज में एक टेंटेटिवनेस होती है जो यहाँ साइंस से निकल के आती है, क्योंकि वो रैशनल मेथड फॉलो करके उसके हमें पता है लिमिटेशंस क्या होते हैं। जब स्टेटमेंट रखी जाती है उसके पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, और हम सारी डेटा रख के उसको समझ के फिर बोलते हैं।
अब क्या होता है, जब लोगों को नासमझ रहती है तब वो उसको कुछ और बना देते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको 3 ईज की बात करता हूँ। एक तो है एफिकेसी। जो भी वैक्सीन था उसने सब एफिकेसी की फिगर बोले। एफिकेसी का मतलब होता है एक कंट्रोल्ड सेटिंग में ये कितनी प्रभावी है। दूसरी है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस किसी वैक्सीन की स्टडी नहीं की गई है। इफेक्टिवनेस है कि ये रियल वर्ल्ड में ये कितना काम करती है। अभी प्रिलिमिनरी डेटा जो है वो यूके से आ रही है कि अभी तक वैक्सीनेशन जितनी हो चुकी है 15 से लेके 18,000 जाने बच चुकी हैं, सिंपली बिकॉज दे हैव बीन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। एंड इससे वो अभी जैसे इनका फेस्ड ओपनिंग हो रहा है, फेस्ड रोल आउट हो रहा है, वो काफी हद तक दैट इज बीइंग सक्सेसफुल। जैसे कि मोनिका मैडम ने यूएस के बारे में भी बताया कि दे आर नाउ अलाउड टू गो आउट इनटू पब्लिक स्पेसेस। मतलब जन संख्या जो है पब्लिक स्पेस में जा सकती है बिना मास्क के, अगर दे हैव बीन वैक्सीनेटेड, बोथ डोजेज हो गई हैं। और यहाँ एक और ई आ जाती है। जब आप देखेंगे न्यूज चैनल, वो सब एफिशिएंसी की बात करती हैं। वैक्सीन की एफिशिएंसी कभी नहीं मेजर की जाती। एफिशिएंसी जो है इन चीजों की नहीं हम देखते हैं। जो अलग एक और चीज जो मैं बताना चाहता था यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि 5 साल में अगर कुछ हो जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं 16 साल का था, 15 साल का था, तो मेरी एकदम से विजन जब डिटेरियोरेट होने लग गई, तो मुझे काफी सारे डॉक्टरों ने बोला कि भाई तेरी विजन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, तू ये कर वो ना कर, ऐसे ऐसे करके बोले। पर कोई एग्जैक्ट होके नहीं बोला। पर जो वहां पे जो अस्पताल में जो थोड़े जो हॉस्पिटल असिस्टेंट्स होते हैं, ऐसी ये डायग्नोसिस देख के कुछ थोड़ी आधी पक्की जानकारी के साथ बोल देते हैं, भाई अब तू 5 साल में अंधा होने वाला है, तेरी 3 साल में सारी निगाह कम, सारी नजर कम हो जाएगी, तू अपने आप पढ़ नहीं पाएगा। तो जब ऐसा बोला जाता है तो इट कम्स फ्रॉम अ सोर्स विच इज नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। जो डेटा उनको मिला है, उनको उसकी चीज की समझ नहीं है, बस उसको वो आगे बोले जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो एक वो बात हुई, दिस इज अ गेम ऑफ चाइनीज विस्पर्स। सॉरी फॉर दैट कि ये किसी नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बट ये गेम का नाम है, बचपन में खेलते थे। बात हम एक जगह से शुरू करते हैं, बोलते बोलते जो एंड में जो सुनता है उसको कुछ और ही सुनना ही देता है। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू विद वैक्सीनेशन। जैसा कि सत्येंद्र सर ने कहा कि अबाउट पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग, इफेक्टिव मैसेजिंग एंड दीस थिंग्स, ये अफवाहों को ये जो फैलने दे रही हैं, इट इज एक हमारी तरफ से भी है कि हम ठीक से चीजों को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं बिफोर फॉरवर्डिंग इट, या फिर उसको नकार नहीं रहे हैं उस चीज पे। दूसरी एक बात है कि जो एक्टिव पीपल हैं, जिनकी मतलब आवाजें दूसरों तक पहुंचती हैं, जो थोड़ा और अपना जैसे कि आप करते हैं, वी हैव टू टेक अप दीज थिंग्स ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, और उसके ऊपर खत्म करना है। तो जो जैसे इसको फॉरवर्ड करता है, उससे आप अगर एक सवाल पूछ लें, भाई तेरे पास क्या सबूत है, तूने कौन सा टेस्ट किया है, तूने तेरे को लगा के ऐसी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की कमी आई है, या फिर तेरे को लगता है तू 4 साल बाद मरने वाला है। तो व्हेन वी आस्क सच पर्सनलाइज्ड थिंग्स, तो वो क्या है ना, वो सिंपल एक्ट ऑफ फॉरवर्डिंग से बदल जाता है इनटू ट्राइंग टू फोर्स दैट पर्सन टू मेक अ डिसीजन कि क्या ये सच है या गलत, क्या ये आगे ऐसी चीज को दोहराना उचित है या अनुचित है। तो एक तो वो है, वी नीड टू लुक एट इट इन दैट फ्रेम एंड दैट लेंस ऑल्सो। जैसे कि दूसरी अफवाहें थी। अफवाहें तो देखिए सर, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके लोग थोड़ा सा पहले से सेंसिटिव होते हैं। पोलियो की वैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसे ही थे। पर क्या हुआ उसमें, डायरेक्ट क्या हुआ है कि जब आप इफेक्टिव मैसेजिंग करते हैं, कैंपेन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर श्रीनिवास बता रहे थे अबाउट आईईसी मटेरियल, जैसे कि डॉक्टर सत्येंद्र बोल रहे थे अबाउट एन एक्सेसिबल फॉर्मेट, ये सारी चीजें अगर उपलब्ध कराई जाए, निचोड़ बना के इनका अगर दिया जाए लोगों को, आई एम वेरी श्योर कि देखिए विकलांग लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नासमझ हैं। बिल्कुल, I 3 completely चीजें हैं agree। यहाँ पे। जी हाँ सर, यहाँ 3 चीजें हैं। एक है कि आप सोचते हैं कि वैक्सीन रिफ्यूजल है, जो बिल्कुल मना ही कर रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया, एक बुजुर्ग आदमी कहे थे कि मैं मर जाऊंगा पर वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो तो अपना मन पक्का करके बनाए हुए। ये होती है छोटी माइनॉरिटी ऑफ पर्सन। ठीक है सर। सेकंड ग्रुप जो है, जो फिर भी थोड़ी सी बड़ी होती है, वो है कि डायरेक्टली जो कंप्लायंस करती है, कि मतलब गवर्नमेंट ने बोला है या फिर डॉक्टर ने बोला है या फिर कुछ समझ के देखें, वैक्सीन के साथ कंप्लाई करते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रुप हो जाता है वही है वैक्सीन हेजिटेंसी ग्रुप। उनमें झिझक रहती है
ये झिझक अफवाहों के साथ हो सकती है, डाउट के साथ हो सकती है, भरोसे की कमी की भी साथ हो सकती है। जैसे कि मोनिका मैडम बोली कि अगर आपने कोविशील्ड लगाना है या कोवैक्सीन लगाना है, सारी वैक्सीन के साथ आप देख लीजिए, सबका एक ही रेंज है। सब बोलती हैं एफिकेसी की रेंज जो है 80 से लेके 95% तक। जो 95% वाली है वो यहाँ इंडिया में नहीं अवेलेबल है। कि उसको आते आते कम से कम 2022 जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। मैं मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक की बात कर रहा हूँ। अब रही बात कि हमें देसी चाहिए, हम देसी लगाएंगे, ऑल ऑफ इट इज देसी, बनाई यहाँ पे ही जा रही है एस्ट्राजेनेका का भी। और एक और लोग होते हैं जो, एक और अफवाह मैं आपको बता देता हूँ जो लोगों से मैंने सुना है, वो ये है कि लोग सोचते हैं कि आई प्रेफर नेचुरल इम्यूनिटी, वो अपने आप मेरे को आ जाएगी, मैं इतना ये करूंगा हो जाएगी। भाई इतने लोगों को हमें दिखाना पड़ेगा कि 3 लाख के आसपास लोग अभी मर चुके हैं जो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी के बिल्कुल उसके मतलब दे वर नॉट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को अब कोविड हो रहा है इंडिया में। ये तो जाहिर है कि अगर होनी थी नेचुरल इम्यूनिटी तो काफी लोगों को हो सकती थी। यहाँ हम देख रहे हैं परिवार के मल्टीपल सदस्य लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। आपने बहुत बस मैं ये बात रखना चाहता चीजें हूं। डाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं। डॉक्टर विपिन जी, बहुत सारे जो गांव में लोग ये कह रहे हैं कि रैलियों में तो वैक्सीन की जरूरत नहीं होती, किसानों के पास जरूरत नहीं है, हमें लगवा रहे हैं, खुद रैलियां कर रहे हैं, तो इनका कोई दीन ईमान है नहीं, ये सिर्फ हमें पागल बना रहे हैं इसलिए वैक्सीनेशन है। और ओवरऑल योर व्यूज। यस दानिश, अभी जैसे डॉक्टर शरद ने बताया, डॉक्टर श्रीनिवास और मोनिका जी ने बताया, सबसे पहला जो मिथ एज अ फिजिशियन मेरे को जो सुनने को मिला, एंड फ्रॉम मैं गांव की बात थोड़ा सा बाद में करूंगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई ये वैक्सीन ऐसे जल्दी जल्दी बनाई है 6 महीने के टाइम में, 2020 में पता चला फरवरी मार्च में कि कोरोना इंडिया में है, और उसके बाद 1 साल से कम टाइम में वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसीलिए वो सही नहीं है और सेफ नहीं है। जैसे डॉक्टर शरद ने बताया कि भाई एफिकेसी और सेफ्टी के जो 2 पैरामीटर्स पे जो ट्रायल होते हैं, वैक्सीन क्यों जल्दी बनी? क्योंकि हमारे पास वायरस अवेलेबल था, जीनोम अवेलेबल था, तो जो कोई जैसे कोई एक अच्छी सब्जी बने तो उसका सामान अवेलेबल, हमें जुटाने के लिए बाहर नहीं जाना। तो जो कंपनियां ने साइंटिफिक रिसर्च किया तो उसकी जो प्राथमिक जो जरूरत थी, जो कंपोनेंट वगैरह, वो टेक्नोलॉजिकल पार्ट अवेलेबल था। दूसरी बात, जो वैक्सीन बन गया, लेकिन सेफ्टी और एफिकेसी का जो सभी डेटा है, जो सब बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसके ट्रायल डिजाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और हमें वहां से पहला इंपॉर्टेंट, ह्यूमन में जब अपने को वैक्सीन को डालना है तो सेफ्टी देखी जाती है। मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर शरद जी ने बोला कि एफिकेसी है, एफिकेसी जैसे कोई वैक्सीन 60% है, जैसे ले लिया, या किसी को 95%, सभी का जो ट्रायल हुआ वो टाइम पे पॉजिटिविटी रेट वो कंट्री में और वो पॉपुलेशन में क्या था, और कितने केसेस से एपिडेमिक कितना जोरों पे था, वो सब काफी सारी साइंटिफिक बातें होती है। इन नटशेल ये होना चाहिए कि अपने को जो अवेलेबल पहली वैक्सीन है वो लेनी चाहिए। हमें जब एक खाने की इच्छा होती है या भूख लगी होती है तो जो खाना मिलता है वो खा लेते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि कल वो अमेरिका से एक सैंडविच आएगी और ये आएगी तो हम उसको ले लेंगे, वही एक रवैया रहना चाहिए। दूसरी बात कि जो हम सारों ने जो सोशल मीडिया, स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मैंने भी रिफर किया, तो वहां से जो नेगेटिव न्यूज आती है वो बहुत स्प्रेड होती है, लेकिन उसके काउंटर जो एक अच्छी हो उसके लिए आपको काफी सारी साइंटिफिक डिटेल करनी पड़ती है। तो हमारा जो आईसी मटेरियल है वो भी इस तरह से कन्वे करना चाहिए कि जहां पे एक आम आदमी, गांव का आदमी को भाई एक आप समझाओ कि भाई आप जब उसकी लैंग्वेज में कि क्यों ये जल्दी आ गई और क्यों प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अब व्हाट्सएप पे कोई बोलता है कि नोबेल लॉरिएट ने ऐसा बोला है कि 2 साल बाद जितनों लोगों ने वैक्सीन लिया है वो मर जाएंगे। अब जब नोबेल लॉरिएट का नाम आता है तो वो लोग देखते नहीं है को उसका कोई डेटा है कि नहीं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं दे, सीधा फॉरवर्ड कर दे। अब उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमें एकदम स्ट्रांग वो होनी चाहिए कि भाई ये एक गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई नोबेल साइंटिस्ट ने कुछ किसी ने बोला नहीं है। जापान से कई बार आते वही टैक्स रहता है, नाम बदल जाता है। तो ये सारी चीजें, और मैं अभी अर्बन की ही बात कर रहा हूँ, अर्बन जो पढ़े लिखे लोग, गांव के लोग
को मेरे ख्याल से एक सही आईईसी एक उन लोगों की समझ की लैंग्वेज में बनाई जाए जो काफी सारे ग्रुप करते हैं, स्पेशली हमारे जो अपने डिसेबल की वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको एक सही बनाया जाए। जैसे डॉक्टर शरद ने बोला था कि भाई विजुअल वाले है उसके लिए कोई नहीं है, तो हमारी ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि जो काउंटर या जो सच्ची बात है, साइंटिफिक बेस की बात है कि भाई ये रूमर्स आप कोई भी मान लो कि भाई ये हलाल है या तो उसमें ये चीज है, लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, तो वो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमें बहुत जो सीधी दिमाग में और दिल में उतर जाए इस तरह से एक आईईसी मटेरियल और उसका एक कैंपेन लेना चाहिए, तभी ये मीट होगी, क्योंकि मीट्स आते ही रहेंगे और जो गलत बात है वो वाइल्ड फायर की तरह देखती है, फैल जाती है, और सही बात है उसको सालों लग जाते हैं। तो मेरे विचार दानिश ये है कि दिस शुड बी दी वे फॉरवर्ड। थैंक यू। तो 3 बातें हैं, इसके बाद हम लास्ट राउंड में आएंगे जी। मैं एक बात यहाँ रखना चाहता था, यही जैसे कि अभी डॉक्टर विपिन बता रहे थे, ये जो अफवाहें आती हैं कि नोबेल लॉरिएट ये है, ये बिल्कुल झूठी थी। और एक टाइम पे ये जो फॉरवर्ड किया जाता है, इसका वापस पता ही नहीं लगता किसने शुरू किया। इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ मिस्चीवियस थिंग। आई थिंक गवर्नमेंट हैज कम अप विद द गाइडलाइन, तो उससे हमें ओरिजिन का काफी पता लगेगा। उसमें भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसमें हाँ सर, तो उसमें ये नहीं है कि हम ये समझें कि लोग नादान होके ये कर रहे हैं, लोग कभी कभी नासमझ होके भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर जो शुरुआत करता है इसके, वो अपने ही कुछ उनके अलग ही इरादे होते हैं। हमें उनको भी उतना ही क्वेश्चन करना चाहिए जितना यहाँ पे वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे कि होता है कि सर लीगल सिस्टम में भी इट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब आप बेकसूर हैं जब तक आपका कसूर साबित नहीं किया जाता। वैसे ही यहाँ पे भी देखना चाहिए, ये नहीं कि बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी ऑन दी वैक्सीनेटर्स और दी वैक्सीन इटसेल्फ। ऐसा कभी, जैसे कि डॉक्टर विपिन बता रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि 1 साल के अंदर अंदर इतनी सारी वैक्सीन, इतनी सारी चॉइसेस आ गई, 5-6 वैक्सीन की आ गई, वो भी सबकी मतलब अच्छी ट्रायल्स हो चुकी हैं, बड़े बड़े ट्रायल्स हो चुके हैं, 20-30 हज़ार लोगों पे हो चुके हैं। तो इतनी जब हमारे पास डेटा है, जो समझ से जो डॉक्टर्स कर रहे हैं या साथ में हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो उसको नकारने के बगैर बदले पीपल शुड बी लुकिंग एट इट इन अ लिटिल बिट मोर पॉजिटिव लाइट। एब्सोल्युटली। तो 3 बातें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही कि ये जो अफवाहें इस कारण से भी होती हैं कि एक्सेसिबल मटेरियल नहीं है फॉर पीडब्ल्यूडी पर्टिकुलरली। और एक सर्वे भी हुआ था जनवरी में जिसमें बताया गया कि जितनी भी जानकारी है पब्लिक डोमेन में, तो अराउंड अबाउट 90% इज इनएक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर मोनिका ने रखा कि अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड आपको अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि उनकी प्रोडक्शन कितनी है और कोवैक्सीन की कितनी है। तो उससे आप फिगर आउट कर सकते हो कि जिसकी ज़्यादा प्रोडक्शन ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा जगह पे मिलेगी। और मिथ के लिए आपको क्वेश्चन करना चाहिए। अब हम 3rd राउंड में हैं। डॉक्टर सतेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं और सवाल ये है कि क्यों वैक्सीनेशन ज़रूरी है? अगर हम नहीं लगवाते तो कितनी रिस्की हमारी लाइफ हो सकती है, कितना हम डेंजर में डाल सकते हैं अपने परिवार को। तो ये एक मेरा पहला सवाल है। और दूसरा साथ ही साथ कि इसको आपके क्या सजेशंस हैं, हम कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इस हेजिटेंसी को रिमूव कर सकते हैं, ये सबके लिए क्वेश्चन। डॉक्टर सतेंद्र आप। दानिश जी, जो आपका सवाल है कि क्यों वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से इस साल तक, इस सेकेंड वेव के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार ऐसा है, कोई भी घर ऐसा है जिसमें किसी को कोविड ना हुआ हो या किसी की रिश्तेदारी में किसी की असामयिक मौत ना हुई हो कोविड की वजह से। मैं अपने यहीं का अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे खुद के मेडिकल कॉलेज में देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे हमारे जो मेरे कलीग्स हैं, डॉक्टर लोग हैं, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, 26-26 साल के मेडिकल ग्रेजुएट्स जो अभी MBBS करके इंटर्नशिप कर रहे थे मेरे ही मेडिकल कॉलेज में, जिसको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर से। वी लॉस्ट हिम टू कोविड-19। तो ये अब वैसा वायरस नहीं रह गया कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही होगा। जान पहचान के लोग, अनजाने लोग, फैमिली मेम्बर्स, वैक्सीनेटेड, दोज वर नॉट वैक्सीनेटेड, और एज ग्रुप भी आप देखिएगा, हर तरह के तबके को ये अफेक्ट कर रहा है। तो ये वायरस, जितनी हमारी नॉलेज बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा है, ये वायरस भी उतना स्मार्ट है, अपने आप को म्यूटेट करता है, एंटीजन और शिफ्ट जो बोलते हैं वो चेंज होते रहते हैं, म्यूटेंट फॉर्म्स आ रहे हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसका डटकर सामना करें। और बहुत सारी जानें चली गई हैं दिल्ली में, जो हुआ बेसिक ऑक्सीजन तक की हमें जो है ज़रूरत नहीं मिली थी। देखिए कि जो हमारी व्यवस्था है वो वैसी है। और अब जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो मैसेजेस चल रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, कोई रैम्पेंट यूज स्टेरॉइड्स का हो रहा है, तो हमारे पास अब एक दूसरी समस्या म्यूकरमाइकोसिस की, ब्लैक फंगस की भी आ रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका भी इंजेक्शन जो है वो इतना आसान नहीं है। जो रेमडेसिविर वाली जो कहानी हुई थी, ये जो बड़े बड़े MLAs हैं अपने ऑफिस में दवाइयाँ उन्होंने जब्त करके रखी हुई थी, अस्पतालों में नहीं मिल रही थी, वो सिचुएशन दोबारा आ सकती है। ये वेव है, सेकेंड वेव आई है, देयर माइट बी ए थर्ड वेव एज वेल। ये ऊपर और नीचे जाएगी, ये अभी हमारे साथ ही रहेगा, कोविड अभी जाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका डटकर सामना करें और वैक्सीनेट ज़रूर हो, क्योंकि जितने हम केसेस देख रहे हैं सेकेंड वेव में इतने सारे डॉक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट ही रहे हैं, पॉसिबली बिकॉज दे वर वैक्सीनेटेड। दूसरा, आपने बताया कि सजेशंस क्या होने चाहिए, तो मेरे 5 सजेशंस हैं। पहली बात, अकाउंटेबिलिटी। जो हमारे 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो कहाँ हैं इस महामारी में। पैंडेमिक हो रहा है, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, 5 डिसेबिलिटीज़ को कवर करते हैं, क्या है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों नहीं वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, जबकि उनका अलग से बजट आ। दूसरा, हमें पॉजिटिव नैरेटिव्स शेयर करने चाहिए। PWD लोग जो वैक्सीनेट हो रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम रूरल एरिया, वो कहानियाँ सामने आनी चाहिए, वो चित्र सामने आने चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज पूरी सोसाइटी में। तीसरा है कि हमें, जब हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी की, कि लार्जली वी शुड नॉट फोकस ओनली ऑन लोकोमोटर डिसेबिलिटी और विजुअल डिसेबिलिटी। वी शुड टॉक अबाउट क्रॉस डिसेबिलिटी अवेयरनेस, क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट। हेमाटोलॉजिकल जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, हमें उनकी भी बात करनी चाहिए। जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए इस ड्राइव में। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है इंटरसेक्शनैलिटी। एज सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो, एज सिटीजन्स ऑल्सो, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम, जब हम बात कर रहे हैं कि डिसेबल पीपल शुड बी वैक्सीनेटेड एट होम और डोर टू डोर, वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट एल्डरली पीपल जो बाहर नहीं निकल सकते। वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट होमलेस पीपल हु हैव मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिनकी बात करने वाला कोई नहीं। We should also talk about transgender people. Nobody is talking about that. Already Delhi has these 11 centers with minimum people with disabilities coming to these vaccination centers. Why can't we also involve transgender people? And today itself we have written a representation to the Delhi government regarding this, that this facility may be extended to transgender people as well. पांचवी और आखिरी बात जो है कि हमारा जो कानून है RPD एक्ट, उसको हम बड़ी जल्दी भूल गए हैं। उसमें एक शब्द है हाई सपोर्ट नीड्स, कुछ सहायताएं वाले विकलांग लोग। तो क्यों नहीं हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डिसेबल्ड लोग हैं जिनकी हाई सपोर्ट नीड है, दे कैन नॉट गो टू दीज कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, दे कैन नॉट गो टू जो नया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाया है एट होम वैक्सीनेशन सेंटर्स, दे शुड बी वैक्सीनेटेड एट होम। तो हमारी बात है जो ऑलरेडी हमारे, अगर आप दिल्ली की बात करें तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स सेक्शन 19 कहता है साफ साफ कि वी शुड हैव स्पेशल स्कीम्स फॉर पीपल विद हाई सपोर्ट नीड्स। Why can't we link that with this existing situation? 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स के सोशल ऑफिसर जो हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, वो जाएं अपने एरिया में, ढूंढे कौन कौन से लोग हैं, उनके घर पे जाके उनको वैक्सीनेट करें। क्यों नहीं कर सकते? तो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं घर घर पे, तो क्यों नहीं हाई सपोर्ट नीड्स को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने रिपोर्टर्स को, उनके मीडिया रिपोर्टर्स को उनके ऑफिस में जा जाके इंजेक्शन लगाए, अपने स्कूल दिखाने के लिए उन्होंने स्कूलों को बना दिया कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। So why are you ignoring the people who are the most marginalized? Because we are not vote bank. So these are my 5 suggestions. Well said, Dr. Saab. Thank you so much. Dr. Monica, same question. मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ और आप में से भी कोई रिप्लाई करता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोविड हो रहा है, देन वेयर इज द एफिकेसी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग इट। बाकी 2 सवाल मेरे सेम रहेंगे कि क्यों जरूरी है और क्या सजेशन है आप। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कोविड के सेकंड डोज की डोज के बाद भी पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन अगर वही आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वो आंकड़े जो थे वो पहले वेव में ज्यादा थे जब वैक्सीनेटेड नहीं थे लोग। अगर हम बात करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, फर्स्ट वेव में अगर आप देखेंगे तो वो आंकड़े बहुत ज्यादा है जो मृत्यु दर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। बेसिकली वो डाटा हमारे पास फिर भी अवेलेबल है जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली।
और वही डाटा जो अभी सबसे पहले, जबकि हम जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सबसे पहले टीकाकरण किया गया है, इस टाइम पे सेकेंड वेव में जो ज्यादा मैक्सिमम इस टाइम पे अफेक्ट किया है लोगों को, लेकिन फिर भी जो मृत्यु दर है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का वो पहले वाली वेव से अब की बार कम है। तो हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव। दैट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल भी रही है कि कहीं ना कहीं फिर भी 70 से 80% लोगों को वो बचा रहा है। और कुछ जैसे डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया कि उनकी फैमिली में हो सकता है वो फॉल्स नेगेटिव भी हो, उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे थे वो अफेक्टेड थे बट सर नहीं थे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मतलब मेरे आसपास के लोग मौजूद जो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड थे बट स्टिल दे आर नेगेटिव, और उनके फैमिली में भी कोई लोग किसी भी पर्सन से एज अ कैरियर एक्ट नहीं हुए हैं, वो लोग स्टिल नेगेटिव है जबकि वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हुए हैं इस चीज से। तो इसका जब तक डाटा नहीं है इस चीज पे तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस चीज के लिए। बाकी जो आपने बताया सॉल्यूशंस, तो देखिए आप जैसे डॉक्टर सत्येंद्र ने हमें बताया कि 70% जो विकलांग लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल एरियाज में बहुत दुर्गम जगहें भी हैं, हमारे पास हिली एरियाज भी है, हमारे पास टोटली जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। तो जब सर जैसे बता रहे हैं कि जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग वहां जाके डोर टू डोर कर सकते हैं, पोलियो पिला सकते हैं, तो ये भी उतना ही जरूरी है। ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमें इस चीज के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को नहीं बचाता है, ये उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी और बहुत सारे रिलेटेड थिंग्स को प्रिवेंट करता है। एक तरीके से इनडायरेक्टली देखा जाए तो हेल्थ केयर बर्डन भी रिलीव्ड होता है इस चीज से। दूसरा है कि हमारे पास डाटा बेस्ड काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो पीडब्ल्यूडी लोगों के का डाटा बेस्ड है कि कितने हमारे पास किस किस लोकेलिटी में लोग कितने कितने लोग अवेलेबल हैं। तो हम उस डाटा को यूज करते हुए बल्कि उस ऐसा कोई डाटा बेस और उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ठीक है, जिससे हमारे पास अवेलेबल चीजें हो कि इस एरिया में है तो एटलीस्ट हम वहां विजिट करके उन पर्सन को वैक्सीनेट कर सके। तो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम जो एक मास पॉपुलेशन को करने में लगेगा। थर्ड है असेसिबिलिटी सर, क्योंकि देखिए हेसिटेंसी का बहुत बड़ा रीजन असेसिबिलिटी का लैक ऑफ असेसिबिलिटी भी है। जहां पर भी लोग जाते हैं, मतलब मैं एक जिस सेंटर पे मैं कार्यरत हूँ एज ए वैक्सीनेटर, सर वहाँ पे बहुत सारे मतलब ओल्ड पीपल आते हैं 80+ जो वॉक नहीं कर सकते, पैरालाइज लोग भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है वो असेसिबल, वहाँ पे कोई रैंप नहीं होता व्हील चेयर के लिए भी, इतना मैन पावर नहीं होता कि उस व्हील चेयर को लिफ्ट करके, अगर रैंप नहीं है तो वहां तक अंदर तक लेके आ सके। बट हमें इन पर्सन उस पर्सन को देखना पड़ता है कि हमें किसको वैक्सीनेट करना है। बाहर एक सिर्फ वैक्सीनेटर होता है, वो अंदर भी उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, तो बाहर जाके कैसे लगाए, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि गाड़ी में क्यों लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन, इसका मतलब दे समथिंग फ्रॉड। तो वैक्सीनेटर के लिए बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं बेसिकली, बट लोग समझते नहीं कि ये पर्सन के लिए ये जगह एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ रैंप नहीं है, व्हील चेयर के लिए फेवरेबल जगह नहीं है। दूसरा है जो भी हैंडीकैप लोग होते हैं या फिर विजिबली इम्पेयर्ड होते हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए इन्फेक्शन का खतरा भी उतना बढ़ जाता है सर। जो पर्सन नहीं देख सकता वो अननोन जगहों को टच भी करेगा, वो जगह इन्फेक्टेड भी हो सकती हैं। उनको बैठने के लिए, उनको वॉशरूम यूज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स है सर, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल्स। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर ऐसा इश्यूज हैं तो उन लोगों के लिए डोर टू डोर फैसिलिटी सबसे बेस्ट है बेसिकली। तो मैं इस चीज को ज्यादातर स्ट्रॉन्गली। तो तीसरा है सर उनका ये डर की वजह से भी वो लोग जो है सेंटर्स पर नहीं आते कि अभी हम नेगेटिव हैं, पॉसिबिलिटी है हम वहां पर जाएं, हमें दिखाई नहीं दे रहा या फिर सुनाई नहीं दे रहा, उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सारा डर कैसे हो सकता है? एक अच्छे सिस्टम बिल्डअप से तो हो सकता है सर। जब तक सिस्टम ही हम बिल्ड नहीं करेंगे ऐसा और उन तक इस चीज को पहुंचाएंगे नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे या फिर उनको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियस बात है सर हेसिटेंसी तो और इंक्रीज ही होगी। ये है, और वो मिस इन्फॉर्मेशन से पहुंच सकती हैं कि हम वहां पर गए थे, हम वहां से पॉजिटिव हो गए हैं, तो उतना उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा बेसिकली। और डोर टू डोर कैंपेन इज मस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, नॉट ओनली फॉर डिसेबिलिटी, इस चीज के लिए सर जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए भी सपोर्ट करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं किसी ने
किसी के घर में बहुत ओल्ड पर्सन है जो नहीं जा सकते और उसके साथ साथ उनकी एज रिलेटेड बहुत सारा हेल्थ इश्यूज में हो जाता है, तो ऐसे लोगों का डाटा भी अवेलेबल है, बहुत जगह पर है और उस हिसाब से एक्ट किया जाता है, खासकर दुर्गम जगहों पे सर। कोई हिली एरियाज में एक पर्सन है जिसको अगर कोई ऐसा कोई भी हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो चल ही नहीं सकता, वो कैसे आगे वैक्सीनेशन कराएगा? एग्जैक्टली, आई टेक योर पॉइंट कि ये मस्ट होगा, ये बहुत बेहतर होगा वैक्सीनेशन ड्राइव को फास्ट करने का भी, लोगों की मिथ दूर करने का भी, और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन से बचा भी सकते हैं। ओके डॉक्टर शरद। जी सर, कुछ मैं आपके सामने करीबन 3-4 पॉइंट रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं एक और अफवाह के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये चीज जो है ये एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुझे कहा, मतलब सिर्फ मैं नहीं था वहां पे, काफी सारे लोगों के बीच में ऐसे कहा, तो मुझे लगा ये बिल्कुल अनुचित है ऐसा कहना। पहली वैक्सीनेशन डोज लगने के बाद उनके हाथ में उनको दर्द हो रहा था, साथ में अगले दिन उनको बुखार हुआ, थोड़ा बहुत उनको लगा कि वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बहुत थकान सी लग रही है उनको, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी लगाई थी उस टाइम। तो जब तीसरे दिन को आए, कहे कि चलो ठीक है अब मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसे 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि मेरे को कोविड हो गया, मैंने तो सबको बोला और सबसे मेरे को मदद लेनी पड़ी। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये एक अनादर नासमझ है जो लोगों के बीच में है कि ये सिम्टम्स आ गए तो इसका मतलब वैक्सीनेशन के साथ ही कोविड हो गया। एक तो ये है। दूसरे में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ यहाँ पे। आईसीएमआर की जो डेटा है, ये जो जैसे ये पोस्ट वैक्सीनेशन रोल आउट होता है, इनके साथ साथ कुछ डेटा आती हैं जो मॉनिटरिंग की जाती है कितने लोग को क्या हुआ। तो देखिए क्या है, वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोविशील्ड जिन्होंने लगाया, जितने 100 लोगों ने अगर कोविशील्ड लगाया है तो 0.03%, मतलब कि 99.97% लोगों को कोविड जो हुआ वो सीवियर कोविड नहीं हुआ, बहुत ही माइल्ड कोविड हुआ है या मॉडरेट कोविड हुआ है, बहुतों को एसिम्प्टोमेटिक हुआ है। अब कोविड या साथ में जो कोविड के सिम्टम्स हैं ये अलग अलग किस्म की, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस तो बहुत सारे किस्म के हैं और कोविड के जो लक्षण हैं वो भी बहुत सारे कॉमन कोल्ड के वायरसेस के साथ आती है। बहुत अलग ग्रुप्स की वायरसेस भी हैं, राइनो वायरसेस हैं जो सिर्फ नाक में रहती हैं एक्चुअली, उनके वहां पे इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। तो इन सब के साथ लोगों को लगता है ये कोविड हो गया, पर सीजन के चेंज के साथ भी आमतौर पर कोविड हो सकता है, कोविड या फिर कोल्ड भी, जुकाम भी, ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो दैट इज अनदर मैटर, दैट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो मेन मकसद होता है, सबसे बड़ा मकसद जो उसका होता है, वो है कि एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना। मतलब कि अगर आपने पूरी जनसंख्या में एक प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ पीपल, जहाँ जो लोग कभी समझते हैं 70, कभी कोई 80 बोलता है, कभी कोई उससे ज्यादा बोल देते हैं, इतने लोगों को अगर आप कर देंगे वैक्सीनेट तो इस चीज की ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो इस चीज की जो सिवियरिटी है इसकी कम हो सकती है, इससे वायरल लोड, एक जो एक्सपोजर होता है एक पर्सन का, वो कम हो जाएगा। तो इस मकसद से जब वैक्सीनेशन की जो कोशिश होती है तो इसमें पीडब्ल्यूडीज का जुटना एंड कमिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से एज अ पीडब्ल्यूडी पर्सन, मैं यहाँ पे जब रोल आउट हुआ था पहले ही हफ्ते जाके मैंने लगाया था एंड आई वाज अमंग्स द अर्लीस्ट पीपल टू कंप्लीट इट। वो बात थी कि आई वांटेड टू शो दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे बैक एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई वुड लाइक टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। मैं अपने साथ 2 को और लेके गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वन वे वेयर आई फील देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एडवोकेसी बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी, और जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं दे कैन एक्चुअली कम फॉरवर्ड हियर, जब उनके लिए स्पेशल एक सर्विस अवेलेबल की जा रही है, दैट कैन बी डन। अब जैसे आपने उससे थोड़ा पहले पिछले राउंड में आपने जब एक सवाल रखा था अबाउट कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन, जो आंकड़े मैंने आपको कोविशील्ड के बताए, सेम चीज मैं आपको अगर कोवैक्सीन की बता दूं, उसमें है कि 0.04 यानी कि 99.96% लोगों को सिर्फ माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक कोविड हुआ था कोवैक्सीन लगाने के बाद। मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 में से इतने सारे लोगों को हुआ, जितने लोगों को भी कोविड हुआ वो इस तरीके से माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक हो, बिल्कुल 0.04% को ही ये सीवियर कोविड हुआ। अगर यही चीज आप देखें नॉर्मल कोविड से क्या होता है, बिना वैक्सीनेटेड वाले लोगों को 5% लोगों को आईसीयू जाना ही जाना पड़ता है, और उसमें से जो करीबन आप 100 में से देखते हैं 2 से 3% की जो बच नहीं पाते हैं। तो ऑलमोस्ट 5-6 गुना जो है वो रिस्क बहुत कम कर रही है
इसमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, ताकि हमारे जीवन जो है वापस उस तरीके से चले जहां पहले हम जानते थे। एक जंग लड़के हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे थे, अभी वर्क एट होम का ऑप्शन आया है, अभी ये सब कुछ कर रहे हैं। कई विकलांग लोगों की नौकरियां गई हैं, आमदनी के जो सोर्सेस हैं वो कम हो गए हैं। हमें अगर वापस एक नॉर्मल कम्युनिटी की तरह वापस उस लाइफ पे जाना है, देन इट इज नेसेसरी टू गेट वैक्सीनेटेड एंड टू कंप्लीट दैट हर्ड इम्यूनिटी थिंग। तो मेरा जो एक्चुअली जो अनुरोध रहता है वो रखूंगा मैं बाकी सब पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज थ्रू जो ये शो सुनेंगे, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, सेट एन एग्जाम्पल, आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएं कि आपने वैक्सीन ले लिया है और ये किया है, और लेट्स मूव टुगेदर टू कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक। हम ये संक्रमण के साथ कब तक झेलते रहेंगे? इसमें आप सब डिसेबिलिटी जो आप देखेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बहुत एक अनइक्वल एंड इनइक्विटेबल इम्पैक्ट हुआ है। जो प्रभाव पड़ा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे ज्यादा पड़ा है बाकी सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन पे। तो इस चीज को अगर हमें ठीक करना है तो वैक्सीन लेके आना जरूरी है, खुद लगवाना जरूरी है। ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी तो ऑलरेडी पॉइंट्स बहुत अच्छे सत्येंद्र सर और मोनिका मैम ने बोले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर विपिन। यस दानिश, सारी ऑलमोस्ट सभी चीज कवर हो चुकी है, लेकिन आपके दो सवाल थे कि वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, या किसी बंदे को कैसे समझाया कि भाई क्यों तुम्हें वैक्सीन लेनी चाहिए, और दूसरा आपका पार्ट 2 था कि क्या सजेशन हो सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शरद ने, मैं उसमें थोड़ा ही ऐड करूंगा कि भाई सबसे पहला कि भाई ये तुम्हारी वैक्सीन लेने से डिजीज सिवियरिटी कम हो जाती है, साइंटिफिक डेटा है। डॉक्टर साहब ने कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों के डेटा करे, और 5% आईसीयू में जाते हैं, तो अगर आपको 99% चांस है कि आप आईसीयू में नहीं जाओ, तो ये बिगेस्ट पॉइंट है। दूसरा जो सेफ्टी डेटा है, तो इट सेल्फ सेज कि ये सेफ एंड इफेक्टिव है। तीसरा, जैसे हमारे पास वैक्सीन से पहले 3 मेजर अपने थे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क। अब अपने कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए, कोविड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास चौथा एक हथियार है, एंड दैट इज एन वैक्सीन। तो ही ये चेन टूटेगी। और जैसे मैं मास्क पहनता हूं, 2 बंदे मास्क पहनते हैं तो वैक्सीन जो कोविड का ट्रांसमिशन कम होता है, सभी लोग मास्क पहनते हैं, तो वही जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें सभी लोग वैक्सीनेटेड हो गए। तो जो डॉक्टर साहब ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, मैं आईसीमीटर में एक ऐसे बोलना चाहता हूं, तुम तुम्हारे पड़ोसी का मत सोचो, तुम्हारे घर वाले का सोचो। घर में आप 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो आप 5 वैक्सीन लोगे तो 5 सेफ है, 5 आप एक्टिविटी कर पाओगे। जो अमेरिका में अभी जो मतलब रिस्ट्रिक्शन उठा लिए गए हैं कि भी आप इतना कर सकते हो, तो हर एक घर का बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूं, तो एक पूरी जो एक कॉलोनी है उसमें सभी कॉलोनी में के सभी घर हो जाएंगे और वही कम्युनिटी होगी। तो सजेशन यही है कि हम उसको एक दमदार तरीके से कन्विंस करें, अच्छे आईईसी मटेरियल के साथ, और तभी करें। आपका तीसरा सवाल एक साइड क्वेश्चन था कि पोस्ट वैक्सीन कोविड, दानिश आपने ये भी बताया था, तो मैं उसके लिए एक दो चीज बोलना चाहूंगा। उसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं कि जब तक मैंने वैक्सीन ले लिया है उसके बीच में मैं एक्सपोज हो गया और मेरी इम्यूनिटी या जो प्रोटेक्टिव लेवल है वो ठीक से नहीं हुआ है, स्पेशली फर्स्ट डोज के बीच जैसे मेरा केस हुआ, तो वो टाइम पे जो ब्रेक थ्रू होती है वो कोविड हो जाती है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि जो दो वैक्सीन ले लिया है वो लोग थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं। मैंने काफी ऐसे बंदे देखे कि मेरे तो दोनों वैक्सीन हो गए, अब मैं कहीं भी ये कर सकता हूँ। तो वैक्सीन लेने के साथ सावधानी बरतना भी जरूरी है, और वैक्सीन उसको 100% प्रिवेंट नहीं करता है। अभी के जो मॉडर्न साइंस जो वैक्सीन है, तो उसका प्रिवेंटिव रोल साइंटिफिकली इफ इट इज मोर देन 50% इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, देन इट इज लाइसेंस। तो ये जो नए साइंस है उसकी वजह ये है कि भाई आप अगर उसको सिवियरिटी कम कर सकते हो, 50% में आप इन्फेक्शन नहीं देने होते हो, बाकी 50% में
सिवियर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो तो डेफिनेटली वो वैक्सीन को साइंटिफिक तौर पे सही मानी जाएगी। तो सजेशन ये है कि आप अच्छी से आई से बनाएं। पोस्ट वैक्सीन जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो ना हो, उसके लिए जो बेसिक सावधानियां जो बरतनी है वो भी अपने को चालू रखना पड़ेगा जब तक एक फेज आउट पैंडेमिक नहीं हो जाएगा। तो ये मेरे विचार हैं। थैंक यू सो मच सर। श्रीनिवास जी आप हैं हमारे साथ? जी गो अहेड प्लीज। हाँ सर, आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स रिगार्डिंग वैक्सीनेशन करने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे एंड तो फिर इसका वैक्सीन का क्या फायदा है, व्हाई शुड वी टेक द वैक्सीन। मैंने बहुत कॉल्स रिसीव किया रिगार्डिंग दिस क्वेरी। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ये वैक्सीन लेने के बाद कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज हो जाते हैं, वेरी माइल्ड कोविड आ जाते हैं अगर कोविड है तो एंड मोर्टेलिटी बहुत कम है पोस्ट वैक्सीनेशन में, मोर्टेलिटी बहुत कम करते हैं। एंड आपने दूसरा क्वेश्चन है इसकी स्टेप्स क्या है वो अवेयरनेस के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए उसका। सर सबसे पहले IEC मटेरियल, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, स्पेशली इन एक्सेसिबल फॉर्मेट। एंड दूसरा है अभी 27 मई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडेंस इशू किया रिगार्डिंग NHCVC नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। एक्चुअली दिस इज ए वेरी गुड इनिशिएशन। इसमें एक सजेशन है मेरा NHCVC में, क्योंकि जैसे मैंने 27 को गाइडेंस आया, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने कनेक्ट विद स्पेशल परमिशन फ्रॉम मिडनाइट, रात 12 बजे को मैंने परमिशन लिया हमारे DIO से। तो उसके बाद मैंने सबको मोबिलाइज करके नेक्स्ट डे उनको हमारा सेंटर कोविड वैक्सीनेशन 45+, उसमें NHCVC में एक रिलैक्सेशन देना चाहिए कंपलसरी कि अपार्ट फ्रॉम 45+ ऐड करना। दैट इज माय सजेशन टू इंप्लीमेंट द NHCVC इन ए बेटर वे। एंड वन मोर थिंग, CDVs को जैसा हमारा दिल्ली गवर्नमेंट ने CDVs प्रोवाइड किया, जब उसका ज़्यादा रश नहीं है तो व्हेन दे आर फ्री आई यूज्ड टू मोबिलाइज कैंपेन करना है। तो मैंने ऑलरेडी आई एम कंडक्टिंग दिस कैंपेन, door to door campaigns. It will give a very good results. And one more thing, one more thing is that commitment and dedication चाहिए जो ऑफिसर implement कर रहे हैं. He should be dedicated. And one more thing is support from the higher official. जैसे मेरा केस में हमारा DIO वगैरह immediately response किया, उन्होंने रात 12 बजे को मेरे को अप्रूव to conduct election in a test manner on very next day only. Thank you so much आप सभी का. I think we have covered everything detailed. Sir, Danish, can I add something? Yeah, please. Yes sir. दानिश, मैं दो चीज बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन अवेलेबल थी और वो जब अवेलेबल थी तो फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट सभी स्टेट में खत्म हो चुका था। अभी आज मैं मेरे खुद के स्टेट गुजरात और नेबरिंग स्टेट की बात करूं तो सेकेंड वेव ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी इन टर्म्स ऑफ ऑल उसका मैनेजमेंट, मोर्टालिटी, वो सब फर्स्ट वेव से काफी ज्यादा हुआ था। हमने वो देखा कि पहले जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी फर्स्ट वेव के बाद कि अभी देखेंगे, जब सेकेंड वेव का जब सब डेटा और जो मीडिया कवरेज हुआ, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर, तो वैक्सीन की शॉर्टेज हुई क्योंकि काफी सारे लोग दे रियलाइज कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। हम ये पॉइंट भी कर सकते हैं कि जब तो मतलब ये जो नीड बेस है कि अभी ज्यादा डर है तो ज्यादा वैक्सीन लेने लोग आ जाते, एक बात ये हुई। दूसरा, हम डोर टू डोर की जो सत्येंद्र जी ने और डॉक्टर मोनिका ने वो सबने जो बात किया, आई थिंक दैट इज दी बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो मेरी खुद की इंस्टीट्यूट में और मेरा जो ग्रुप है उसमें हमने क्या किया है कि देयर इज अ स्पेशल क्यूबिकल और डिफाइंड एरिया की मैं ज्यादातर सभी डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे थैल वाले है या हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर है, लोकोमोटिव्स है, विजुअल है। तो हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर विद इन इंस्टीट्यूट है उसमें देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन, सो देयर इज ओनली डिसेबल्ड पीपल वुड बी ऑफर्ड। उन लोगों का खैर अभी हमारा 45 से नीचे हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट अबव 45 जो भी है उसमें सभी से जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन, और उसमें डिसेबल का हमने एक स्पेसिफिक क्यूबिकल बनाया है।
तो जब भी वो आता है तो वो क्यूबिकल में तो एक सबको हम ये पोस्ट वैक्सीनेशन काउंसिल करते हैं कि भाई आप जो टेस्ट और ट्रेस और ट्रीट जो पॉलिसी जो हमारी कोविड पेशेंट के लिए थी, सो वी यूज द डिसेबल्ड पीपल कि भाई आप आए, आप अपने 4 बंदों को ले आओ, यू कैन वर्क, सो देन दे आर अवर काइंड ऑफ एन एम्बेसडर. सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस 2 points. Thank you. Thank you so much for these points. I think we have covered everything. Thank you so much for your valuable time. और listeners, आपसे यही अब उम्मीद है, सभी ने वैक्सीनेशन करवाया है, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. Don't run after fake news, otherwise you can put yourself in danger. At the same time you can put your family in danger. You never know कब थर्ड वेव आए. इससे पहले कि तब आप कहें कि यार मुझे काश मैंने लगवा लिया होता, तो उससे पहले ही हम वैक्सीनेशन करवाएं. जो एफर्ट्स हमारी हो रही हैं डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटी की, जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आप भी सपोर्ट करें. इट इज़ फॉर यू. कोई आपके वैक्सीनेशन लगाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है और डॉक्टर्स को नहीं है जो आपको कह रहे हैं. इट इज़ ऑल फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर फैमिली मेम्बर, फॉर योर रिलेटिव्स. सो मेक श्योर you vaccinate yourself so we all collectively defeat this COVID virus. Thank you so much, Dr. Satyendra, Dr. Sharad, Dr. Vipin, Dr. Monica, Dr. Srinivas ji, for your valuable time and for your insightful views. Thank you so much. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com.